दिल्ली में वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मीटिंग की। खित्ते में सिक्योरिटी हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्किद की गई थी। होम सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की सदारत की। रॉ चीफ भी मीटिंग में शरीक रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी मीटिंग का हिस्सा रहे। यूएपीए पेंडिंग केसों के निपटारे के अलावा रेट ऑफ कन्विक्शन यानी मुख्तलिफ केसों में सजा की शरह को बेहतर बनाने के उमूर जेर गौर रहे। नॉन लोकल और कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी देने के मामलात पर भी बात हुई। ड्रोन के जरिए हथियार और मुनशियात गिराए जाने और हथियारों की स्मगलिंग पर तबादला ख्याल हुआ। खुसूसी तौर पर पंजाब से जम्मू कश्मीर को हथियार और मुनशियात की मुंतकिली पर तफसीली गुफ्तगू हुई और ऐसे मसाइल की रोकथाम पर मुकम्मल तरीके से मुबाहस हुए। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा अरुणिमा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरुणिमा जी, आपका स्वागत है। आज एक बड़ी मीटिंग रही कश्मीर की मौजूदा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर, और कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खासकर जब दहशतगर्दों की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से एक सूची जारी होती है 56 लोगों की, ऐसे में यह मीटिंग कितनी अहम होती है और आज इस मीटिंग में और क्या क्या मुद्दे जो है छाए रहे? देखिए, अगर आप गृह मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की बात माने तो वो कहेंगे कि ये मीटिंग रूटीन थी। इस मीटिंग में पिछली बार जो भी मुद्दे तय हुए थे, गृह मंत्री लगातार कश्मीर को लेकर एलजी के साथ, बाकी अफसरों के साथ मीटिंग करते रहे हैं और उस मीटिंग की फॉलोअप में गृह सचिव मीटिंग करते रहे हैं। तो उनका कहना था, ऑफिशियली जो वर्जन आया, ये रूटीन मीटिंग थी एक्शन टेकन के ऊपर। लेकिन सूत्रों ने ये भी कंफर्म किया है CNN न्यूज 18 को कि कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले, उनके ऊपर जो ये टेरर का थ्रेट आया है लेटेस्ट, और जो नॉन लोकल्स हैं, मतलब जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो पानी पूरी बेच रहे हो या लेबर्स के तौर पे कोई और काम कर रहे हो, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो मुद्दा भी डिस्कस हुआ। और एक सीनियर ऑफिसर की बात माने तो उन्होंने जाते जाते अंग्रेजी में हमसे कहा, वॉट एवर नीड्स टू बी डन विल बी डन। मतलब जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कश्मीरी पंडितों को, नॉन लोकल्स को सिक्योर फील कराने के लिए, वो किया जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से बाहर भेज दिया जाए, उनकी नौकरी का इंतजाम जम्मू डिवीजन में किया जाए। अभी तक सरकार की तरफ से इस मांग पे कुछ भी पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला है। जी अरुणिमा जी, एक चीज, जैसा कि एहतजाज वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, उन्हें इस धमकी या इस सूची के बाद डर और खौफ का माहौल थोड़ा और गहरा हो गया है। तो ऐसे में क्या कुछ इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा? क्या कुछ इनके साथ अब आगे होगा? सरकार कैसे यकीन दिलाएगी? इस बारे में क्या कोई किसी ने कुछ बात की है? देखिए, सरकार का ये कहना है कि अगर उन्होंने पंडितों की ये बात मान ली कि उनको कश्मीर में नहीं जम्मू डिवीजन में नौकरी दी जाए, तो एक तरीके से ये लश्कर तैयबा की और बाकी आतंकवादी गुटों की जीत होगी, क्योंकि वो तो यही चाह रहे हैं कि पंडित वैली छोड़ के चले जाए, जो कि 90 के दशक में हुआ, वही एक्सोडस फिर एक बार दोहराया जाएगा। तो सरकार इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि उनको जहां वो रह रहे हैं वहां सुरक्षा दी जाए। बट पंडित ये कह रहे हैं कि आपने तो ऑलरेडी कैंप जैसी जगहों पे हमें रखा हुआ है, हर जगह कैंप के बाहर, अंदर, सब जगह सिक्योरिटी लगी हुई है। हमें दूध सब्जी लेने के लिए भी ऐसा लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हमारे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जहां तक दोनों तरफ की बात सुनने के बाद समझ में आया है, सरकार का अप्रोच है कि अपनी इंटेलिजेंस विंग को यूज करके, अपने सर्विलांस को यूज करके उन हाइब्रिड टेररिस्ट को टारगेट करे जो इन कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच सरकार का इस तरीके से है कि इंटेलिजेंस जनरेट करे और उन लोगों को ही हटाए या उन लोगों को ही अकाउंटेबल होल्ड करे जिनकी तरफ से पंडितों को खतरा हो सकता है। जी अरुणिमा जी, जिस तरह से 56 लोगों की जो सूची जारी हुई है, इसके बाद जिस तरह के हालात है आप जानती हैं, तो ऐसे में ये जो सूची जारी हुई, अब इस पर पॉलिटिक्स हो रही है वादी में, तो ये सूची कहां से निकली, कैसे निकली, इस पर क्या कुछ कहा गया है इस मीटिंग के बाद? जी, और पीडीपी ने लीड लिया है, जो ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर उन्होंने लीड लिया है सरकार को घेरने का, कि आखिर ये लिस्ट आई कहां से। ये सारी डिटेल्स सरकारी फाइलों में ही बंद थी, तो अगर ये लिस्ट टीआरएफ और लश्कर के पास पहुंची है तो कोई तो सरकारी नुमाइंदा है जिसने लीक किया है, सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? तो ये जरूर एक सवाल है। इस बारे में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर ही छोड़ा गया है कि इस चीज को वो प्लग इन करे। सेंटर की तरफ से डायरेक्शन क्लियर कट नहीं दिया जाता, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया जाता है और फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया जाता है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, ऐसी उम्मीद है। जी अरुणिमा, जिस तरह से अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था, डीजीपी दिलबाग सिंह ने 2 दिन पहले हमारे न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान के पैर यहां पर टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसे में वो
ड्रग्स और हथियार के जरिए आतंकवाद को यहां पर जो है सहारा ले रहा है। यह भी एक बड़ा चैलेंजिंग मसला है। ड्रोन के जरिए जिस तरह से हथियार या ड्रग्स लाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार आगे देखने को मिलती है सरकार की तरफ से? जी, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी असेसमेंट है कि जितने ड्रोन ड्रॉपिंग देख रहे हैं, इस महीने में ही पिछले नवंबर की 8 तारीख से दिसंबर की 8 तारीख के अंदर अंदर ही 9 से 10 ड्रोन गिराए गए हैं बीएसएफ द्वारा। पूरे साल में मेरे ख्याल से नंबर अब बढ़ के 18 हो गए हैं। तो और इन हर ड्रोन जो गिराया जा रहा है, कई ऐसे ड्रोन है जो देखे भी नहीं जा रहे हैं, उनसे किस तरीके का पेलोड आ रहा है, कितना नार्कोटिक्स आ रहा है, कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। एनआईए के डीजीपी मौजूद थे वहां पे, सीआरपीएफ के डीजीपी मौजूद थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, रॉ के चीफ भी मौजूद थे। तो ये कंसर्न है कि पंजाब के रास्ते ड्रग्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन, स्मॉल आर्म्स भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। और ये जिम्मेदारी दी गई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कि इसका कोई तोड़ ढूंढे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा जी इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए, हमारे नाजरीन को तफसीलात बताने के लिए। तो बहरहाल कुल मिलाकर आज दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें इन तमाम मामलात पर डिस्कशन हुआ, इस पर बात हुई और ख़ासकर कश्मीरी पंडितों के मौजूदा मसाइल को लेकर सरकार संजीदा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बारे में काम पर लगाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को दहशतगर्दों की तरफ से थ्रेट दिए जाने के लिए मरकजी सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन गुज़श्ता कई माह से जम्मू में एहतजाज पर हैं और ऐसे में उनके नाम मंजर आम पर आना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी चूक है जिससे सरकार की नाकामी अया होती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का सियासी इस्तेहसाल करके निजी मफाद हासिल किया है। अनंतनाग के वनपुरा काजीगुंड में पीडीपी लीडर मुश्ताक अहमद खान के ब्रदर अब्दुल कय्यूम खान की वफात पर इजहार ताज़ियत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित, एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दर-बदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है, इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है। उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है। बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। कल फारूक साहब का एक बयान आया है कि जो पोलिंग बूथ है उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है? तो मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर फारूक साहब ने कहा होगा तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। कांग्रेस तर्जुमान कपिल सिंह का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। कपिल सिंह का कहना है कि यह सच है कि मरकज और यूटी इंतजामिया कश्मीरी पंडितों और दीगर कम्युनिटी के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्र में सरकार है वो ऐसा लगता है कि अकाउंटेबल है ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने वादे किए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, एक भी वादा नहीं निभाया और जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाकर इस्तेमाल करने वाली ये सरकार आज कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर, यहाँ कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं, जो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं कर पा रही। परोक्ष रूप से, सीधे रूप से हम कहें, यूनियन होम मिनिस्ट्री आज जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देख रही है। जो सिक्योरिटी सिनेरियो आज जम्मू कश्मीर के अंदर बना है उसकी सीधे तौर पे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। और अगर ये सिक्योरिटी लीक हुई है, उनके नाम अगर लीक हुए हैं, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी की भी मासूम की जान जा सकती है। वहीं पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती और दीगर कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर न बोलने की मजम्मत की है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हुकूमत को उनकी मांगों को पूरा करने और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज फिर एक बार केंद्र सरकार और जेएंडके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा है और जिस तरह से 56 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को लिस्ट के जरिए एक लिस्ट उनकी तैयार करके
TRF ने सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करके ये जताने की कोशिश की है और उनको वार्न करने की कोशिश की है। उस पर महबूबा मुफ्ती ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमला बोला, JNK यूटी पे हमला, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला बोला और ये कहा कि ये पता होना चाहिए कि ये जांच का विषय है कि क्यों ये लिस्ट, किसने ये लीक किया है, कौन इसके लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को, जब उनसे पूछा गया कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये अपलोड किया है उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो इस पर खामोश रही है। मेरे साथ जो ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, PM पैकेज एम्प्लॉयज, ये लगातार 209 दिनों से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में। इन्हीं से हम बात करते हैं। देखो, उनका स्टेटमेंट जो है वो किस कैपेसिटी में उन्होंने दिया वो जानते हैं, लेकिन हम ये बात को मानते हैं कि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है एम्प्लॉयज को लेकर, हाईली कंसर्न मैटर है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। क्योंकि PM पैकेज एम्प्लॉयज को जिस तरह इस थर्ड लेटर में टैग किया गया है और लगातार उनके डिटेल्स डाटा की बात की गई है, तो हम मानते हैं कि ये हम सब के लिए जो है कंसर्न है और PM पैकेज एम्प्लॉय जो ऑलरेडी डर रहे हैं और भी डर के माहौल में वो ज्यादा चला गया है और कोई ना कोई इसके साथ जुड़े हैं। देखो, अगर हम देखेंगे ना, लगातार प्राइम मिनिस्टर सर एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की जाती है, ये जो वार्निंग नोटिस आते हैं या थर्ड लेटर्स आते हैं इसमें बात की जाती है, इसमें लगातार PM पैकेज, इस बार जो इस थर्ड लेटर में PM पैकेज स्कीम को डिस्कस किया गया है, इसका मतलब है ना कोई फॉलो करता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज को। और खासकर उसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज में तो एक ही सेक्शन नहीं लगा है, बहुत से सेक्शन लगे हैं इसमें। कोई भी ऐसी ताकत जो नेशनलिस्ट फोर्स को खत्म करने पे तुली है और पॉलिटिकल पार्टीज एक नेशन के अंडर उसे लीड करती है, लोगों को लीड करती है, तो डेफिनेटली ओपन स्टेज पे उन्हें कंडेम करना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो आज तो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है थ्रेट कर रही है हिंदूज को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मार रही है हिंदूज को। तो आज जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है या कश्मीर बेस्ड ट्रेड बॉडीज है, कश्मीर बेस्ड सिविल सोसाइटी है, उनको सामने आना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मुझे लगता है महबूबा जी को अपने जो शब्दों में है दोनों बातें करनी चाहिए, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम भी करे और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है उनको भी बताए कि जो ये एम्प्लॉइज का जो डेटा है, उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उनके नाम, ये कैसे लीक हो। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हसन मीर ने अपना तासुर जाहिर किया। उन्होंने सियासत के बजाय बड़ा मकसद मद्देनजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी हसन मीर ने अपना शक जाहिर किया और NC सदर के मजहूल रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, महबूबा जी ने क्या कहा, कौन क्या कहे, किसने चिट्ठियां लिखी, गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट। चिट्ठियों को सीरियस नहीं लेते, इसको कुछ इस पर टिटपटी नहीं करते, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो पंडित बरादरी के यहाँ पर पोस्टेड थे, जिस तरह से उनकी किलिंग्स हुई हैं, इस पे सियासत नहीं करनी है, बल्कि ये सोचना है अगर वो यहाँ सर्विस अंजाम दे रहे हैं वो कैसे प्रोटेक्ट हों, उनको वो टारगेट न बने। इसी तरह जो बाहर के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग्स भी हो गई। गवर्नमेंट को ये सोचना है कि किस तरीके से ये टारगेट किलिंग न हो, हर कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आए वो सेफ रहे, सेफ फील करे। उसी में जम्मू कश्मीर के लोगों का भला है। अमन हर एक के लिए जरूरी है, अमन तरक्की के लिए जरूरी है। जिला कुलगाम में भी सियासतदानों को सरकारी रिहायशगाह खाली करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। PDP के 2 सीनियर लीडर एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार और फारूक अहमद को सरकारी रिहायशी क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। तहसीलदार कुलगाम ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि सरकार ने तहसीलदारों को स्टेट अफसर मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद अमीन डार ने PDP को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। किया हम खाली कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिर्फ एक पार्टी PDP को खाली करने के लिए कहा गया है, बाकी किसी पार्टी को टच नहीं किया गया। अफसोस इस बात का है, शायद लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी को सिंगल आउट करके परेशान करना चाहते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाऊं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम कोई परेशान होने वाले नहीं है, इससे कोई हिम्मत कम नहीं होगी। हम जितना काम करते थे उससे आगे ज़्यादा कर लेंगे। और जहाँ तक एकोमोडेशन का खाली करने का सवाल है, हम किसी को बोलेंगे नहीं देने के लिए, ना किसी के सामने झुकेंगे। अपना खाली करके
कोई नया ले लेंगे, लेकिन अपना काम जारी रखें। सरकारी रिहाइश गाहों को खाली कराने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो मुहिम है श्रीनगर के बाद अनंतनाग और अब कुलगाम जो है यहाँ पे ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने पीडीपी के 2 सीनियर लीडरान को हुक्म दिया है कि वो जो है सरकारी रिहाइश गाहें खाली करें। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अमीन डार और सीनियर लीडर फारूक अहमद को जो है इविक्शन नोटिस जो है वो सर्व की गई है और उन्हें कहा गया है कि वक्त के अंदर अंदर जो है उन्हें ये सरकारी रिहाइश गाहें जो हैं वो खाली करनी है। और हम आपको बताएं कि ये मुहिम जो है ज़ोर शोर से जारी है, जहां पे सियासी लीडरान को सरकारी रिहाइश गाहों को खाली कराने का हुक्म दिया जा रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया डाउनटाउन श्रीनगर में जनकदल और महाराजगंज के पुराने बाजारों की तस्वीर बदलने का मंसूबा रखता है ताकि इलाके की खूबसूरती और रगबत बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा सयाहों को यहां आने की दावत दी जा सके। याद रहे कि शहर खास पथराव और एहतजाजी मुजाहरों का गढ़ हुआ करता था, अब उसी इलाके में बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की एक दस्तावेज न्यूज 18 के पास है। बताया गया है कि अगले साल 5 महीनों में प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाएगा। मकसद यही है कि वादी के इन इलाकों में सयाहत को फरोग दिया जाए जो दहशतगर्दी की चपेट में रहे हैं और अभी तक वहां मुस्बत इम्कानात को तलाश नहीं किया गया है। शहर खास में जैनकदल और महाराजगंज के बाजारों में खुश्क सब्जियों, खुश्क मछलियों के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का कारोबार होता है। न्यूज 18 को दस्तयाब हो चुकी दस्तावेज के मुताबिक श्रीनगर में महाराजगंज का मरकज हुआ करता था। यहाँ बड़े पैमाने पर कारोबार हुआ करता था और ज़ायरीन भी मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए महाराजगंज का रुख करते थे। लेकिन यहाँ जो दुकानें तांबे के मशहूर बर्तनों और मसालों के लिए मशहूर है, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ आने वाले उनसे चीज़ें खरीदने में फ़ख्र महसूस नहीं करते। कविंदर गुप्ता ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों के नतीजे में जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसलिए अब मिलिटेंसी के जेर असर रहे इलाकों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर के मुताबिक नए जम्मू कश्मीर में मेडिकल टूरिज्म को भी यकीनी तौर से बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में आतंकवाद की परिस्थितियां बदली हैं और आतंकवाद जो शरेआम बाजारों में दिखता था, मिलिटेंट जब जनाजा निकलता था तब चलता था, जब दिल करे तब बंद हो जाया करता था। हुर्रियत जो ऑर्डर करती थी वो सुबह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, एम्स बन रहा है और इस प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि ये जो एक टूरिज्म, इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म का भी यहाँ पर आने वाले समय में बहुत बढ़िया होगा और बहुत अच्छा काम जो मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन करके आएगा। इक्का दुक्का जो घटनाएं होती हैं कभी टेररिज्म की, वो दूर दराज के इलाकों में होती हैं, लेकिन उस पर भी रोक लगाने की काफ़ी प्रयास हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। तो एक बेहतर स्थिति में कश्मीर पहुँच गया है और श्रीनगर शहर तो एक टूरिज्म का हब बन गया है। फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयान पर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने एहतजाज किया। बजरंग दल ने फारूक अब्दुल्ला के फौज पर दिए गए अपने बयान में मुल्क से माफी मांगने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला ने 5 दिसंबर को श्रीनगर में एक मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जब वो वज़ीर आला थे तो डोडा में इंतखाबात के दौरान एक पोलिंग बूथ पर फौज ने कब्जा कर लिया था और लोगों को वोट डालने से रोक दिया था। इस बयान के बाद फौज के रिटायर्ड अफसरान ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत की है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस स्टेटमेंट के ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होंगे। फारूक अब्दुल्ला का गिराव जो है वो जम्मू के अंदर लगातार किया जाएगा, क्योंकि हम सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी स्टेटमेंट के ऊपर वापसी करें और देश से माफी मांगे। अन्यथा जहां भी फारूक अब्दुल्ला जाएंगे वहां उनका घेराव किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम एनसी दफ्तर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सेना के ऊपर कोई।
एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद रहे। एलजी ने कहा कि जम्मू को तरक्की देने के लिए मास्टर प्लान तैयार है, इसको कामयाब बनाने में आवाम का ताउन जरूरी है। एलजी ने कहा कि जम्मू को मंदिरों के शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे तालीम के शहर में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुनरमंदी को फरोग देने के लिए नौजवानों की निशानदेही की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर से बाहर भी खिदमत अंजाम दी जा सके। एलजी ने बताया कि जम्मू के हर वार्ड में 25 नौजवानों को खुद रोजगार के तहत नौकरियां दी जाएंगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, इसलिए शहरों में भी ऐसे प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। पहले मंदिरों का शहर माना जाता था और मैं बार बार ये कहता हूं कि उस शहर को शिक्षण संस्थाओं का शहर भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। देश का एक अकेला शहर है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एम्स भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां ये प्रेस्टिजियस 4 इंस्टीट्यूशन एक साथ हों। क्या हम जम्मू शहर के बारे में सोच सकते हैं कि आने वाले 20 साल बाद जम्मू शहर में जो आबादी का दबाव बढ़ेगा तो हम जम्मू कैसा देखना चाहते हैं? मेरे दिमाग में 2-4 छोटी छोटी बातें आती हैं। एक, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, शहर का मास्टर प्लान हम कैसा बनाएंगे कि उनको एक जगह हम स्थापित कर सकें। दूसरी बात, जो शहर में व्यवसाय करने वाले लोग, सामान्यतः किसी शहर को आप देखेंगे, पुराने जो मोहल्ले हैं जहां व्यापार होता था, अभी मेहता जी कह रहे थे डीकंजेस्ट करने की, तो वहां स्वाभाविक रूप से कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको हम कहा नया बिजनेस जम्मू शहर में कहां होगा, कौन सी वो एरिया होगी, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। फिर तीसरी आबादी सरकारी कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, उनको कहां हम बसाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हों या भारत सरकार के हों। इंस्टीट्यूशन हम कहां बनाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एरिया क्या होगी। ये जो 5-6 मोटी मोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें मास्टर प्लान यहां का बना है, आगे बदलेगा भी। सामान्य रूप से जम्मू शहर के लोगों की भागीदारी उसमें हो, अधिक से अधिक लोगों की राय उसमें शामिल हो, जिससे उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उसमें हम पूरी कर सकें। लेकिन जो सामान्य नागरिक रहता है, उसको सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले, किसी भी प्रशासन की मैं समझता हूं कि ये मूल जिम्मेदारी होती है, मुख्य जिम्मेदारी होती है। और अगर इन कामों को हम कर सके तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति का हम निर्माण कर सकेंगे। 25 युवाओं को हमें चिन्हित करना है, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। सामान्य रूप से आप सबको मालूम है कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, वैसे ही कुछ नौजवान हर वार्ड में चिन्हित किए जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट की अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश में कहीं भी उन्हें नौकरी मिल सके। जम्मू आने वाले वक्त में जम्मू का शक्ल काफी बड़ा होगा। मुझे यकीन है कि अखनूर वगैरह वगैरह सब इसके पार्ट बन जाएंगे धीरे धीरे करके। तो जम्मू का भविष्य बहुत सुनहरा है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू में सफाई की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अभी हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है जम्मू में सफाई की। क्लीन सिटी का जो एक कंसेप्ट है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, जम्मू में ही करना आवश्यक है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है तो हमको सैचुरेट करना है। नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लगभग 74 वार्ड होंगे जम्मू के अंदर में। 74 वार्ड में जितने भी लोग आना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम सैचुरेट कर सकते हैं। उनको अपनी कोई शॉप लगानी हो, कोई काम शुरू करना हो, उनको कुछ भी करना हो, कोई ना कोई व्यवस्था करें, हम लोग सैचुरेट करेंगे। एग्रीकल्चरल के एडिशनल सेक्रेटरी फारूक अहमद का कहना है कि जन अभियान जैसे प्रोग्रामों में लोगों की शिरकत यकीनी तौर पर इंतजामिया को जवाबदेह बनाने की एक पहल है और जमीनी सतह पर
इन प्रोग्रामों के काफी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। अनंतनाग में मटन म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मुनक्कदा माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम खत्म हो गया है। प्रोग्राम के अख्ताम पर फारूक अहमद ने इन बातों का इजहार किया। म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक लोन और सदर मोहम्मद यासीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तकरीब में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मटन इलाके की तारीखी अहमियत और शान रफ्ता को बहाल करने पर तबादला ख्याल हुआ। लोगों को यकीन दिलाया गया कि सरकार की नोटिस में तमाम मुतालबात लाए जाएंगे। हो गई कि लोग सामने आते हैं और अपनी डिमांडें जो टूरिज्म के बारे में है, टाउन की ब्यूटिफिकेशन के बारे में है, या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, दूसरे बहुत सारे इश्यूज है वो उजागर कर रहे हैं। आपके सामने ही हमने इंटरेक्शन की है, हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया है। हमने पूछा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीमें लोगों तक पहुंच जाती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू हमने यहाँ लिया है। स्कूल एजुकेशन के अफसरान भी यहाँ हाजिर थे। आपने खुद ही देख लिया उनकी जो स्कीमें है, मिड डे मील स्कीम या दूसरी भी कुछ स्कीमें है। चीफ एग्रीकल्चर अफसर यहाँ थे। जल जीवन मिशन के सीईओ और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम सरकार की एक जामे अवामी राब्ता मुहिम है जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान उन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह के हमरा अर्पित ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद डाला, जबकि वजीर बाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का भी उन्होंने मुआयना किया। इससे कबल डॉक्टर सैयद आबिद ने माई टाउन माई प्राइड की तकारीब में बहसीत विजिटिंग अफसर शिरकत की और तहफ़ अवामी वफूद से भी मुलाक़ात हुए। ये था कि लोगों के बीच जाके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड किया जा सके और लोगों को ये अवेयरनेस फराहम की जा सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सैकड़ों स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट लेने के लिए लोगों को पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के जाविये से पेश रहना चाहिए। मैं बड़ी खुशी के साथ आपसे शेयर करता हूं कि हमने यहाँ ख़ासतौर पे अनंतनाग टाउन में देखा कि बड़े लार्ज स्केल पे कल भी पार्टिसिपेशन रही और आज भी, और मैं खराज तहसीन देना चाहूँगा, अदा करना चाहूँगा अनंतनाग के म्यूनसिपल काउंसिल को, हिलाल साहब जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी काउंसलर हजरात जो हैं, और ख़ासतौर पे ज़िला इंतज़ामिया जो अनंतनाग की है, उनकी एक बड़ी मैसिव एफर्ट रही है लोगों को आपस में जोड़ने की और लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का रिश्ता उस्तवार करने की। पर पूरे जो लोगों को इससे जैनाब किया गया कि कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसके साथ साथ इलाकों में जमीनी सतह पे कौन कौन सी ग्रीवेंसेस है, इलाके को और बेहतर डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, शहर को बड़े लेवल पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उठाने चाहिए, वो सारी चीजें जो है उन पर डिस्कशन हुआ। और मैं आपकी वसादत से पूरे अनंतनाग शहर को आज जो ये इख्तिताम पर प्रोग्राम है, हम सब मिलजुल कर, जितने भी मेरे साथ यहाँ पर अफसर हजरात है, मैं अनंतनाग शहर के लोगों का मशकूर हूँ। जिस तरीके से कल भी हजारों की तादाद में लोग निकल कर आए, आज भी पैरेलल में 2 प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे। पामपुर में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर आज विजिटिंग अफसर पूर्णिमा मित्तल ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कदला चौक पामपुर में क्लॉक टावर का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क का भी दौरा किया और वहाँ किसानों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। 5 घरों को इस समय गृह प्रवेश का भी प्रोग्राम कराया। बहुत सारे यहाँ पे टाउन एरिया की तरफ से जो चेयरमैन साहब ने इस समय यहाँ काम किए थे उनका विजिट किया। 2-3 जगह एक चिल्ड्रन पार्क का इनॉग्रेशन किया। यहाँ पे आपका लाल चौक घंटाघर बना है उसका इनॉग्रेशन किया। साथ साथ वार्ड्स में भी लेन ड्रेन के जो काम हुए हैं उनको भी वेरीफाई किया। एक बहुत अच्छा काम कमेटी के अंदर हुआ है। और साथ ही हम आगे भी मैं चाहती हूँ कि जो इस समय हमारे डायरेक्शंस हैं, ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिस तरीके से कहा है कि इसको टाउन्स को हमें डेवलप करना है और लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर रघु लांगर ने आज बारामूला में माई टाउन माई प्राइड के अख्तिताम पर मुनक्कदा तकरीबात में शिरकत की। विजिटिंग अफसर ने यहां डाक बंगला में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की, जिसमें PRIs, सिविल सोसाइटी अराकीन और दीगर स्टेक होल्डर्स के अलावा आम लोग शरीक रहे। डॉक्टर रघु लांगर ने मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल शिव हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर बशीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रईस मोहम्मद भट्ट इस मौके पर उनके हमरा थे।
रघु लांगर ने जलसे से अपने खिताब में कहा कि अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है ताकि लोगों की शिकायतें दूर हो सकें। विजिटिंग अफसर ने मुस्तहिकीन में सर्टिफिकेट, लेटर, चेक भी तकसीम किए। रघु लांगर ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी दौरा किया और वहां खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा। ख्वाजा बाग बारामूला में ट्रांजिट रहायशी कैंप का भी लांगर ने दौरा किया, जहां उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया। यहां मेहमान अफसर ने बताया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाने के लिए कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो अपने वतन में अमन और हम आहंगी के साथ रह सकें। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम बट्टू ने आज यहां एसएमसी हेड ऑफिस करीमनगर में अहम मीटिंग की। उन्होंने तमाम नुमाइंदों, अहदेदारों और मुआयने के लिए आए हुकाम, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, ट्रेडर्स और ट्रेड फेडरेशनों के साथ तबादला ख्याल किया। म्यूनसिपल फाइनेंस, मुतवक्के मनसूबाबंदी और शहरी बल्दियाती इदारों के चैलेंजों पर बातचीत के लिए ये मीटिंग तलब की गई थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट धीरज गुप्ता के साथ सामने तमाम उमूर रख दिए गए। दरपेश चैलेंजों से निमटने के उमूर ज़ेरे बहस रहे और माली तौर से एक सेहतमंद बल्दी इदारा बनाने पर बात हुई। इसी बीच मेयर ने बताया कि मौसम सरमा में किसी भी तरह के मसाइल से निपटने के लिए एसएमसी पूरी तरह तैयार है। लगातार जो सिलसिला चल रहा है, पिछले एक तो जन अभियान का पिछले एक हफ्ते से चल रहा है और पिछले 2 दिन से माई टाउन माई प्राइड सेकेंड आइटरेशन का जो कम्युनिटी एंगेजमेंट और इवेंट्स का चल रहा है, उसमें दिस इज अ मीटिंग विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स, विजिटिंग ऑफिसर्स, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, ट्रेडर्स फेडरेशंस, बिजनेस फेडरेशंस, उनके साथ एक मीटिंग हो रही है जिसमें हम म्यूनिसिपल फाइनेंस पे भी बात करेंगे, हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग पे भी बात करेंगे, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, उनका जायज़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट धीरज गुप्ता जी लेंगे। म्यूनिसिपल फाइनेंसेस का हेल्थ ऑफ फाइनेंसेस क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ताकि हम एक हाउ डू वी बिकम अ फाइनेंशियली हेल्दियर अर्बन लोकल बॉडी, ताकि लोगों की खिदमत बेहतर कर सकें। हाउ डू वी कट फ्लैब, हाउ डू वी बिकम मोर डायनेमिक, एक उसका जायजा लेने के लिए एक मीटिंग ली गई है। पटन के मीरगुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में कॉलेज की जानिब से रेशम की काश्तकारी कारोबार के लिए एक काबिल अमल ऑप्शन के उन्वान पर 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू किया गया। वर्कशॉप में ज्वाइंट डायरेक्टर DST कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नबार्ड बारामूला, डायरेक्टर प्लानिंग स्कॉच कश्मीर, एसोसिएट डीन मीरगुंड प्रोफेसर बकाल और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों को सेरिकल्चर में वैल्यू एडिशन के बारे में सीखने के लिए कोकोन क्राफ्टिंग की तरबियत दी जाएगी ताकि वो मुलाजमत के मुतलाशी के बजाय लोगों को मुलाजमत फराहम करने वाले बन सकें। वज़ीर के ये प्रोग्राम नई तालीमी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। ने 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया है जो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वसादत से हमने किया। हमारा ये मकसद है कि ताकि ये जो कोकून से वेस्ट ना हो जाए और सेरिकल्चर में इंडस्ट्री में लॉन्ग रन इनका वैल्यू ऐड हो जाएगा, ताकि हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि हमारी जो वो लोग हैं जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री मुंसलिक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाए कम से कम वक्त में। और हमारा ये भी इसका मकसद है, ये जो आजकल के यूथ हैं जिनको आजकल के ज़माने में नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है, उनमें एक एंटरप्रेन्योरियल सेंस हो जाए ताकि वो जॉब अपने आप को तो खैर करेंगे ही और दूसरों को भी जॉब दे सके कोकून क्राफ्ट बनाने की वजह से। जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री कमज़ोर होती जा रही थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए इसमें भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। उसी के हवाले से आज का वर्कशॉप यहाँ पे हम जो हमारा टेम्परेट सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे, ताकि वो कल अपने आइडियाज़ लेके आएँ कि वो सेरिकल्चर के रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो उनको कंपोनेंट्स है उसको इस्तेमाल करके वो स्टार्टअप बनाएं। इसी के रिलेटेड ये प्रोग्राम आज यहाँ था। The government has a limited jobs, or we would say no jobs, and government discourages the students or the unemployed youth for government jobs. Rather, they encourage them to take up startups or I would say self-employment as their career, so that they can produce jobs for themselves and be a source for inspiration for others to create jobs for themselves as well as for others. पटन की मीरगुंड में लोगों ने रिंग रोड की तामीर के लिए फराहम करदा अराजी के बस अभी तक पैसे वागजार न करने को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया।
लोगों ने यह एहतजाज मीरगुंड के मकाम पर रिंग रोड पर ही किया। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने रिंग रोड की तामीर के लिए अपनी मिल्कियती अराजी फराहम की, जिसकी एवज उन्हें अराजी की कीमत देने को कहा गया, लेकिन सरकार ने आज तक वो वादा पूरा नहीं किया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार जहां रिंग रोड की तामीर में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोगों की अराजी के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मे कह सहरा अम बगैर जुट बच्चे नातान कोर शे यम त्रो मे कह अत तो बह कर कह गुजार तो बह बना मगर बहुत बे सहरा जद ती हमसायन ये खबर वनुक तान वन गसान दपान कल पगह रेत मगर गसान पॉसिबल कहें। डिमांड सन यह गोस पन हक तरन तो बचा सारे। हमारा ये मसला है, रिंग रोड वाले आए थे तहसीलदार साहब, उन्होंने हमको धोखा ही दिया है पहले। और मेरे पास आप मकान है यहाँ पर, उन्हें बोला आप उठा दो, हम 3 दिन में आपको पैसे देंगे। मुझे बताइए खुदारा हम क्या करेंगे, हम शर्ट में भी रह रहे, ना हमें पैसे मिले ना कुछ मिले। वो मैडम भी आ गई, उन्हें बोला 2 दिन में उठा देंगे, अभी पैसे हमें नहीं मिले। करोड़ों की प्रॉपर्टी वहाँ पर बना रहे, भी पुल बना रहे, मगर पैसे नहीं हमें मिले। पैसे मिल रहे रिंग रोड के, तब वो प्रॉपर्टी बना रहे रिंग रोड के, हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। हम अब यही गुजारिश करे हैं LG साहब से कि हमें पैसे दीजिए, हम भी अपना कुछ गुजारा करें, कुछ मकान बनाते यहाँ पर। हमें यही डिमांड है कि हमें पैसे दीजिए, और हमने ज़मीन दिए, मकान दिए, यहाँ पर हमें पैसे दिए। हमने कौन से जुर्म किया है, हमें पैसे इन्होंने बंद रखे है अभी सर। सो मैडम तम तम कोर तूफान ये दोन डोज सर लोरित कह सहर कि डोकन मज बसान रात मारान तर सत कह सहर अगर पोस त्रावान करो दक्षिण खोर कह अनो सेर फिर वर फिर लागो यमन। गुज़श्ता कुछ सालों में जम्मू की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ नई कॉलोनियां भी फैल रही हैं। जम्मू में आज भी लोग घर बना रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें अपने मकानात के मालिकाना हुकूक नहीं मिले। ज्यादातर कॉलोनियां अब भी गैर कानूनी हैं और उन्हें कानूनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। ये जम्मू शहर के मुख्तलिफ घनी आबादी वाले इलाके हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू की आबादी में बेतहाशा इजाफे को जाहिर कर रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने घर तो बना लिए, लेकिन आज भी इन्हें अपने घर पर मालिकाना हक हासिल नहीं है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने JDA जल्द अज जल्द देकर इन्हें बाख्तियार बनाकर तमाम सहूलत फराहम करने की मांग की है, जो कि दीगर कॉलोनीज के रहने वालों को हासिल है। पहले JDA ने एक बार ये मुहिम चलाई थी कि जितनी भी यहाँ कॉलोनी है उनको रेगुलाइज किया। थोड़ा सा इन्होंने इनिशिएट लिया, उसके बाद फिर ये बंद कर दिया गया। पता नहीं क्या कारण था, क्यों नहीं इन्होंने किया। उस वक्त उन्होंने रखा था कि 500 रुपया पर मरला के हिसाब से पैसे लेंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन अभी 30 साल से ऊपर हो गए हैं। मिनिमम चार्जेस हैं, JDA लगाए और इनको रेगुलाइज करे, ताकि ये लोग जो हैं कम से कम इनको ये लगे कि हम ये ज़मीन और ये मकान हमारा अपना है। आज ना तो वो किराएदार गिने जाते हैं, ना ही वो मालिक गिने जाते हैं। कुछ इलाके हैं, कुछ कॉर्नर्स हैं, कुछ गलियां हैं, कुछ कोचे हैं जो अभी तक भी रेगुलाइज नहीं हुए हैं। उनकी डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सप्लाई करनी है, सर्विसेज देनी है, पानी का पानी देना है, कूड़ा वगैरह का इंतज़ाम करना है, तो उसमें या टाइल डालनी है या गली को संभालना है, उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। ज़्यादा समय गुजर गया, गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ध्यान देना ताकि सारी एंटायर एरिया को इसमें रेगुलाइज हो जाए। वहीं JDA डिपार्टमेंट का कहना है कि गैर मजाज कॉलोनी को रेगुलराइज करने का अमल शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में डिपार्टमेंट की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं। अवैध कॉलोनी 2 प्रकार की हो गई। एक ये कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बनी है, और एक ये कि चलो अपनी प्राइवेट ज़मीन है लेकिन उन्होंने विधिवत रूप से जो एक परमिशन लेनी होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वो नहीं ली हुई है। कुछ अर्सा पहले जैसे नानक नगर हो गया, बख्शी नगर के कुछ एरियाज हो गए, तो वहाँ पे जो है उनको रेगुलेशन की गई थी। बट अभी जो रेगुलेशन का प्रोसेस है हमारे पास संज्ञान में है, कुछ कॉलोनीज़ जो अभी भी रेगुलाइज नहीं हुई हैं, उनकी हमें दरखास्तें भी आती हैं, बट सर्टन कोर्ट की प्रक्रिया है, उन्होंने इस पे जो है अभी रोक लगाई हुई है।
इलाकों में न सिर्फ अवाम बल्कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को भी मसाइल का सामना है। यहाँ कुछ घर रेगुलराइज किए गए हैं लेकिन बहुत से घर रेगुलराइज नहीं हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में मुस्बत इक़दाम करने की जरूरत है ताकि जम्मू के आम लोगों को राहत मिल सके। जम्मू में पिछले कई सालों से जो आबादी बढ़ी वैसे ही नई कॉलोनियां, नए इलाके बने, लेकिन आज भी कई कॉलोनियां पिछले कुछ सालों से बनी तो हैं लेकिन अभी भी रेगुलराइज नहीं है, यानी कि वहां के लोगों को वो हक नहीं है जो बाकी रेगुलराइज कॉलोनीज को होते हैं। ऐसे में अब कवायद की शुरुआत तो हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन इसमें अभी कितना वक्त लगेगा ये अभी साफ नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी ने 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का एहतमाम किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी रहीं। सेमिनार में कश्मीरी कलमकार, अदीब, शुअरा, स्कॉलर्स और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर सालाना जर्नल रिलीज किया गया। हिलाल फयाज की किताब की रस्म इजरा अमल में लाई गई। कश्मीरी ज़बान के फ़रोग में कश्मीर यूनिवर्सिटी के रोल की सताइश की गई। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है सीधा नेशनल लेवल पे है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे है। हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ है, कॉलेजेस के साथ है, स्कूल्स के साथ है, सोसाइटी के साथ है। डिपार्टमेंट बहुत डेवलप करेगा और इंशाल्लाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ज़बान दिवान सारी चीज़, अदब गो ऐसे पत दिवान पन रस्म रिवाज, खेन चेन, लसन बसन यह पत कालो सह गम तान वातन कि नवन पुयन पज रसरवित थवन। तो यह काम कश्मीरी डिपार्टमेंट बह कर बस आई विश तम गुड लक, बह कर तिम गुजारिश तक तो बे अल्लाह ताला यह यह सोरे रसरावा ब्रोह कदम तुल, मगर अमिच गसन इफादत कश्मीरी डिपार्टमेंट से कश्मीर यूनिवर्सिटी तक। आज जो पहलू इन्होंने चुना था वो बहुत ही रेलेवेंट है कश्मीरी अदब के हवाले से कि ये आज का अफसाना जो है इसका शहरियात क्या है, इसकी बुनियादियात क्या है, बुनियादियात यानी इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं। अफसाना निगार पैदा किए जो आलमी सतह पर माने गए हैं। तो आज चूँकि नए अफसाना निगारों के लिए ज़रूरी है कि अफसाने की कुछ कलीदी कुछ नुकात जो हैं, जो मबादियात है अफसाने का, या इसको हमने शारियात कहा, अरस्तू की टर्म इस्तेमाल करके उसके हवाले से बहस हो रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वादी कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर्स को एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और उसकी क्रिकेट अकेडमी इस वक्त श्रीनगर और दीगर अजला के मुख्तलिफ मकामात पर प्रैक्टिस मैचों का इनकाद कर रही है। साबिक रणजी खिलाड़ी और कोच आबिद नबी का कहना है कि बिलखुसूस सर्दियों में ऐसे मैचों से इन उभरते हुए क्रिकेटर्स की सलाहियतों को निखारा जाएगा।
बड़ी चीज़ है जो आपने बोला, अभी विंटर्स में यहाँ पे कम हमें स्पोर्ट्स देखने को मिलता है, मगर हम ये जो हमारी क्रिकेट एकेडमी है स्पोर्ट्स काउंसिल की, यहाँ पे हम विंटर में कोशिश करते हैं कि मैच खेले। अगर एक ही मैच दिन में होगा हम कोशिश करते हैं वही खेले, क्योंकि हम पूरे साल हम प्रैक्टिस करते इन बच्चों को तैयार करते हैं। फिर विंटर में जो ही सीज़न स्टार्ट होता है वहाँ पर जो बच्चे रह जाते हैं इधर, उनको हम यहाँ पर मैच, जैसे मैच सिमुलेशन हुआ या हमारा माई यूथ माई प्राइड के इनिशिएटिव से हम मैच खिलाते हैं यहाँ पे, इनसे बड़ा फ़ायदा मिलता है बच्चों को। माई यूथ माई प्राइड के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है जेके एससी ने, तो इससे मतलब जो हमारे एकेडमी के बच्चे हैं उनके बीच में मैच हो रहा है, प्रैक्टिस मैच हो रहा है, ताकि उनका टैलेंट और निखरे और हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेल सकें। तो इम्पोर्टेंट है विंटर्स में भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। विंटर्स में जब तक हमें वेदर देगा परमिशन खेलने की, तो हम तब तक, हमारी तरफ से कोच भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें प्रैक्टिस मैचेस के लिए। एग्जीक्यूटिव एजेंसी के जानिब से सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे को नामुकम्मल छोड़ने के बाद शालाबुग के इलाके की बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना है। पीरपुरा से शालाबुग तक सड़क को 2 साल कबल नाबार्ड के तहत मंजूर किया गया था और काम भी शुरू किया गया था, लेकिन कुछ अरसे बाद महकमे ने काम रोक दिया। तामीराती काम के दौरान मौजूद सड़क मुतासर हुई और गड्ढे बन गए, जिससे न सिर्फ मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को खतरा लाहक है। लोग तामीरात को दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है विंटर का अभी सीज़न आने वाला है, तो बर्फ़ इस टाइम में तो बर्फ़ गिरती है, बारिश भी होती है। तो आप मुझे बताएं कहाँ जाएंगे लोग? हमारे जो हामला औरतें हैं, तो हमें रोड डाइवर्ट करना पड़ता है आज इस सदी में भी, कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इतने डायरेक्शन से कि हमारी माँ बहनों के लिए हेल्थ रिलेटिव कितने इश्यूज़ होते हैं। मेरी माँ हैं, बहनें हैं, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना पड़ता है सोन्ना रोड से अगर कोई डिलीवरी का मसला होता है। तो मेहरबानी करके आप खुद भी इस रोड के लिए आप विज़िट करें, आप देखिए कि हमारी कंडीशन कैसी है। तो हम चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल इसमें नोटिस ले, और जो यहाँ पे कंट्रैक्टर हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने हमें मजाक बनाया है। हमने इतनी लेटर इस पे ऊपर लिखी है एक्जन साहब को, CPO साहब को, बट अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। थोक रोड इनकम्प्लीट, प्रॉब्लम गसान, रोड न ठीक कहें, अवामस तकलीफ वारिया। ये बिलाल सोब अमिस त गर गसान, अमिस बुथ चलान कहें, वन तो क्या करो अत बारस मज गए सख परेशान। ये वंद इन वोल, ये सही प्रॉब्लम गसान, घर वाले कह बीमार अमिस सही प्रॉब्लम गसान। गांधरबल के दोदरहामा में क्लॉक टावर का इफ्तिताह कर दिया गया। 35 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा टावर का इफ्तिताह कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शिथिल नंदा ने किया। गांधरबल में 2 रोज़ा प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड फेज़ 2 खत्म हो गया है। इसी प्रोग्राम के तहत कई प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई। 12.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नए बस अड्डे का भी इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा ने जिले के अवाइल इलाके में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर का माना किया। उन्होंने यहां पर मसनूई आज़ा के मरकज़ का भी जायजा लिया। उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मरकज़ के कामकाज के बारे में आगाह किया गया। आमतौर पर उस्ताद या टीचर उसे कहते हैं जो बच्चों को तालीम देता है, लेकिन तारिक अहमद खान नामी टीचर ने अपने जदीद तरीक़े तदरीस की वजह से उस्ताद का मफहूम बदल दिया है। तारिक अहमद खान की मेहनत की वजह से सरकारी स्कूल की जानिब सरपरस्तों का रुझान बढ़ा है। मिलिए तारिक अहमद खान से, जिन्हें उनके जदीद तरीक़े तदरीस के लिए नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। तो आप देखिए हमारे नुमाइंदे सर्वेश कफील की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये स्कूल का आखिरी हफ्ता है और बच्चे अपने वालिदैन के सामने कुछ गैर मंसूबाबंद लेकिन बेहद दिलचस्प सरगर्मियां अंजाम देने में मसरूफ हैं। जैसे ही आप आहते में दाखिल होते हैं, आपकी आंखें इस स्कूल की हुदूद में पुरानी एल्युमिनियम की चादरों पर हाथ से लिखे मुतासिर कुन पैगामात पर मरकूज हो जाती हैं। पुलवामा के सरकारी स्कूल के टीचर तारिक अहमद खान ने अपने जदीद कॉन्सेप्ट खेलो और सीखो के जरिए इन बच्चों के दिलों में खास जगह बना ली है और सरपरस्त भी इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
यहाँ का एनरोलमेंट जो अभी 200 से ज़्यादा ही है और जहाँ पे हमारा मॉडल टेक्निक्स से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो बच्चों को कराते हैं। बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे वो प्री नर्सरी में, प्री नर्सरी रादर देन मैं वो किंडरगार्टन में ही अभी। सो अगर मैं इस स्कूल की बात करूँ तो मेरा भी एक्सपेरिमेंट ही रहा है इस स्कूल में। सो बस वो एक चाहिए था कि पहले एक क्रश में जैसे बेचते हैं, तो मैंने भी वही पर्सपेक्टिव, वही एक दिमाग में था तो मैंने यहाँ पे डाला। बट द रिजल्ट्स आर एक्सेप्शनल टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एक बच्चे की जो एजुकेशन होती है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होती है रादर दैन कि वो कितना लिख रहा है, कितना ये समझने पे ज़्यादा एम्फेसिस है इस स्कूल में। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 2 सालों से सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में हुकूमत की कोशिशें समरावर साबित हुई हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें सरकारी स्कूलों के अंदर खाली क्लासेस नजर आएंगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तलबा की भरमार है। सरकारी स्कूलों में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कि वालिदैन और सरपरस्तों की सोच तब्दील नहीं होगी। सरपरस्तों को इस मनफी सोच से बाहर आना होगा कि सरकारी स्कूलों में काबिल असातिज़ा नहीं होते। गवर्नमेंट का काफ़ी अहम रोल है इन गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारने में, और हमारे स्कूल जो पेरेंट्स है, कम्युनिटी है, उनकी जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग लेवल जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हाई है। कंपटीशन वैसे नहीं होना चाहिए, बट ये कि येस आई थिंक दिस हैज़ बिकम अ वर्ड ऑफ माउथ, नॉट इन लोकेलिटी ओनली, कि मेरे को लग रहा है कश्मीर में भी अभी लोकल लोग आई थिंक इसको एक वन ऑफ द ऑफिशियल्स कंसिडर कर रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पे डालने के लिए। तारिक अहमद खान का मानना है कि सरपरस्तों को सरकारी स्कूलों के टीचर्स पर भरोसा करना होगा, तभी सरकारी स्कूलों की अज़मत रफ्ता वापस आ सकती है। हम पे ट्रस्ट करें, आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स पे ट्रस्ट करें, आप उनसे काम लें, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ने रखा है आपके बच्चों के लिए, और हमको भी एक चांस मिलेगा जब आप हम पे ट्रस्ट करेंगे। बिकॉज कि ये कंसेप्ट जो है इंटरनेशनल स्कूल का, ये प्राइवेट स्कूल का, ये हम बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम किया और मेरा अपना बच्चा यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल, मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे टीचर्स उस पर काम कर रहे हैं और उसकी लर्निंग लेवल काफ़ी हाई है और मुझे प्राउड फील हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हाल ही में स्कूलों में माहाना पेरेंट टीचर मीटिंग्स के इनेकाद के अहकाम जारी किए, और ये एक ऐसा कदम है जिसका सरकारी स्कूलों में फुकदान था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या यही वाहिद हल है? न्यूज़ 18 के लिए सरोश कफील की खास रिपोर्ट।